तो आप सभी को सुप्रभात। और जैसा कि आप जानते हैं कल यूपी पीईटी का पेपर हुआ, तो उस पेपर में ए सीरीज़ के सॉल्यूशन को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये इसलिए भी आप सुनिए कि आने वाले और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे हमारे लेखपाल, आरओ, एआरओ, पीसीएस, उन सब में इनसे क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। ये सीरीज़ ए का पेपर है और जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका पेपर है। तो इसीलिए इसको लेकर मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग बात करेंगे। हालांकि एक बात और आप जान लीजिए कि जिनके भी मेरे हिसाब से आगे अगर हम लोग बढ़ के देखें इसको, तो अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर नहीं कितने पे होना चाहिए, कितने पे नहीं होगा, तो उनकी अगर हम बात मान के चलें तो मेरे हिसाब से जिनके भी 60 प्लस हैं वो मेंस की तैयारी में जुट जाएं। 60 प्लस जिन भी स्टूडेंट्स के मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ 60 प्लस, तो अगर 60 प्लस जर्नल वाले कर सकते हैं तो इसी हिसाब से और भी जो कैटेगरीज वाइज हैं वो अपने कम कर सकते हैं। मैं एक ओरल एक जर्नल अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि 60 प्लस मीन्स अगर जिसके 65 बन रहे हैं वो अपने आप को श्योर मान के चलेगा। 60 प्लस वाला भी है, 65 वाला तो श्योर है, 65 वाला श्योर है जो कि मेंस लिखेगा, मतलब यानी कि मेंस की तैयारी में जुट जाए। जैसे कि सबसे पहले जो भर्ती हमारी है वो किसकी है? चढ़ावा भर्ती। चढ़ावा भर्ती मीन्स लेखपाल की है। किसकी है? लेखपाल की है। तो जो लेखपाल की भर्ती है जिसको हम लोग चढ़ावा भर्ती भी कहते हैं, वो भर्ती, और लगभग उसमें मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख लोग उसको देंगे इनके हिसाब से, जो कि 8,000 प्लस पोस्ट उसमें हैं, लगभग 8,000 पोस्टें हैं और जो कि दिसंबर तक पूरी होगी। तो सबसे पहले वही आने वाली है। हालांकि उसके लिए एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि उस पर क्या क्या करना, कैसे सिलेबस होता है। अभी फिलहाल इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे, और इसको बाकायदा हम लोग, आप अपने क्वेश्चन मैच करते रहिए और देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस उसमें है। तो चलिए, हालांकि इसमें क्वेश्चन इस तरह होंगे तो उसको हम एक साथ ही देखते रहेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह, सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो आप सब इसका आंसर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था? दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो इल्तुतमिश कहाँ है? दिल्ली सल्तनत में है। द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत सबसे पहले इल्तुतमिश का काल है। उसके बाद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, और उसके बाद शेरशाह सूरी आएगा, फिर अकबर आएगा। तो इस हिसाब से पहले कौन सा मिलेगा आपको? पहले का बी मिल जाएगा आंसर। 4, 3, 1, 2। इल्तुतमिश सबसे पहले है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, फिर आपका शेरशाह सूरी, और लास्ट में अकबर है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपने किया होगा। सामने ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ऐसे ही करके हम लोग चल पाएंगे, क्योंकि बार बार आगे पीछे नहीं करेंगे, इसमें इस तरह ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5वें की हम लोग बात करें कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसमें छठा सुमेलित नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, वरन कब हुई थी? 1707 में हुई थी। खुलदाबाद, जिसे औरंगाबाद भी कहते हैं, कहाँ हुई थी? खुलदाबाद या औरंगाबाद। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, राइट है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की स्टार्टिंग की, सही है। और 622 में आपको जानते हैं मुस्लिम, है ना, जो शुरुआत हुई थी, मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, वो है ना 622 ईस्वी में, वो ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चंस आप रट लीजिए, इस तरह क्वेश्चन फिर से भी उम्मीद है आने की, कभी भी आ सकते हैं। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, शंकराचार्य, नामदेव। तो आप ये जानिए, शंकराचार्य तो बहुत प्राचीन समय के हैं, तो हो नहीं सकते हैं। चैतन्य, आप जानिए चैतन्य कहाँ थे? बंगाल में थे, है ना, चैतन्य बंगाल में थे भक्ति आंदोलन के समय, ये भी यही संभव है। शंकराचार्य आपके केरल में थे, अगर राज्यों से भी आप देख लें तो। और नामदेव बहुत पहले थे। तो तुकाराम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम इसका आंसर है। आंसर क्या करेंगे इसका? आप तुकाराम करेंगे। क्या आंसर करेंगे? तुकाराम।
संत शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम, बाकी इसमें नहीं होंगे, याद रखिएगा। नामदेव महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन जो नामदेव हैं उनका समय तुकाराम से पहले है, ज्ञान है ना, नामदेव, ज्ञानदेव, तो ये उस समय के हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु आपके बंगाल के हैं, ये भक्तिकालीन संत हैं, शिवाजी के पहले ये भी थे और चैतन्य कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, बहुत प्राचीन है, तो 788 के आसपास थे, है ना। तो शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की, वो आप सब जानते हैं, कभी पूछ लेंगे आपसे, है ना। जो पीठ की स्थापना कहाँ की थी शंकराचार्य ने? बद्रीनाथ उत्तर में, है ना, बद्रीनाथ, दूसरा आपका द्वारिका, फिर पुरी उड़ीसा में, और श्रृंगेरी कर्नाटका में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, इसी के पैरेलल अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिख रहा है। क्वेश्चन मैंने किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भी आप कर पाएंगे, दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये सब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आप अगर मिलाइए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पूरे क्वेश्चन, लेकिन जितने वीडियो मैंने बनाए हैं और जहाँ जहाँ से आपने क्वेश्चन पे जितने में कर पाए वो सब मिले। अगर आप कांग्रेस का सेशन वाला चैप्टर देखेंगे कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में कब, तो मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था कि इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की आशा कहते हैं। और इनकी फेमस बुक का नाम भी मैंने वहाँ पर दिया जो कभी ना कभी आ सकती है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है, वो अगली बार भी पूछी जा सकती है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी 3 बार बने, ये मैंने बताया था, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। और ये लंदन की ब्रिटिश संसद के पार्लियामेंट के मेंबर भी बने थे। चलिए, डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में आप जानते हैं, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी अगर कभी पूछने कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो अब आप जो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव है नहीं, लिटन है नहीं, रिपन है नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वारेन हेस्टिंग, है ना। अब देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता तो आप आंसर कर देते लॉर्ड क्लाइव, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और मैंने एक बार पूरा डिस्कस किया था इसको जब वो अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाले में, आप वहाँ से मिला लीजिए चाहे तो इसको। और अगर पूछेगा आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ का? भारत का, इंडिया का, तो आपको करना था विलियम बेंटिंग। अगर भारत का पूछ लेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इंडिया यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। और भारत का प्रथम वायसराय पूछ ले, क्या पूछ रहे बोलो बच्चों? भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? कैनिंग करना है। क्या करना है बच्चों? कैनिंग। याद रखना, गलत नहीं करना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, नाम सुना, अंतिम अंग्रेज, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, यानी कि 5-6 ये कभी भी पूछा सकता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका होगा क्या? लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, भारत का प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो इनको गलत आप नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है पूरी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चरक संहिता का संबंधित है। तो बिना किसी से, इसमें कुछ है ही नहीं, देखो चरक राजनीति से संबंधित नहीं, वास्तुकला गणित एक ही है। चिकित्सा, चरक और सुश्रुत 2 व्यक्ति हुए, है ना। तो चा से चरक, चा से चिकित्सा, सुश्रुत अगर आएगा तो आप करेंगे शल्य। ये रीजनिंग याद रखिए, चरक चिकित्सा, सुश्रुत शल्य, ये 2 महान हमारे जो मेडिसिन और औषधि के जानकार हुए, है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय, फर्स्ट शताब्दी सेंचुरी के समय। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है और सुश्रुत शल्य से, ये 2 व्यक्ति बार बार आएंगे। तो आप ना भी रटे तो रीजनिंग याद रखिए, चरक किससे?
चाचा और सासा, यानी कि चरक, चिकित्सा, सुश्रुत, शल्य। तो चरक का सीधा सा आंसर इसमें चिकित्सा दिया हुआ है और आपको कुछ करना नहीं, मेडिसिन संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? पहली बार तो इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है। जब महात्मा गांधी वाला मेरा वीडियो आप हिस्ट्री में सुनेंगे वहाँ पर भी मैंने इसको करवाया था, और जब मैंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन बनाए थे तब भी करवाया, और जो डेली हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते उसमें मैंने हूबहू एक क्वेश्चन भी दिया था। अगर आप चाहें तो उसको खोज लेना दोबारा जा करके। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? इसका आंसर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होगा। क्या होगा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। पहले शुरू किसने की थी? एनी बेसेंट ने, फिर लोकमान्य तिलक ने। मैंने इसमें बताया भी था कि कहाँ कहाँ किसका एरिया था, है ना। अप्रैल 1916 में बेसेंट जी की है, सितंबर 16 में लोकमान्य तिलक की है। तो ये होम रूल सोसाइटी मैंने बताया भी था स्वीडिश आयरलैंड से प्रभावित होकर चलाई गई थी, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं करना है, इसको आप ध्यान से, इससे मतलब आप समझिए कि कितने क्वेश्चंस फंस रहे हैं अभी, जबकि हमने पूरे वीडियो नहीं किए। तो आप इस तरह इन क्वेश्चंस को सुनते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, ताकि अभी जो लेखपाल या जो पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण लोग, प्री के लिए जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है आर वगैरह, तो उसके लिए आप लगातार जुटे रहिए, इस तरह क्वेश्चन खाली रटते रहिए, पीडीएफ बनाते रहिए, आपको गारंटी के साथ वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न का मिलान करना है आपको। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सतयुग। तो आप जानते हैं, यहीं से मिला लीजिए पहले। ब्रह्म समाज किसकी देन है और क्या नाम इसका? रामकृष्ण। तो इसका जो वो बना है आपका जो आंसर होगा वो अगर आप देखना चाहें तो, अगर सीधे पहले आंसर पर आ जाए, कोई बच्चे आंसर सीधे देखना चाहते हैं फिर बाद में इसकी हम व्याख्या करें, तो इसका आंसर हो जा रहा है सी। कौन सा आंसर हो रहा है? सी। अब देखिए मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ब्रह्म समाज आप सब जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1800 है ना 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई राजा राम मोहन के राय के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन वाला भी मैंने क्वेश्चन कराया है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में की गई, मुंबई में। और सत्य शोधक समाज आप सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इसी हिसाब से आपने मैचिंग वहाँ पर देख लिया, है ना। 3, 1, 2, 5 जिस ऑप्शन में था वो इसका आंसर हो गया बिना किसी डाउट के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां भी देख लें। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, या मतलब इसका अध्यक्ष से बनाया गया? तो मैंने सीधे बताया, ये क्वेश्चन भी आपका सीधे सीधे आया। पहले आंसर देख लीजिए क्या होगा। आंसर तो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो कांग्रेस के अधिवेशन करवाए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें मैंने पूरा वर्णन आपको दिया था कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस 1838 में और 39 में, कब 1938 और 39 दोनों बार अध्यक्ष बने, 1938 और 1939 में। तो 38 में जो अधिवेशन हुआ था वो गुजरात में हुआ था, सूरत में, वहाँ तो बने। और 39 का जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी जबलपुर, कहाँ हुआ था? त्रिपुरी जबलपुर एमपी में। तो इस अध्यक्ष की चुनाव हुआ और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था। तो इसमें किसको खड़ा किया गया था? पट्टाभी सीतारमैया को। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे। क्या हो गए थे? हार गए थे। और जीता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने बाद में रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ना कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। और आप पुनः उस वीडियो को फिर से सुन लीजिए जा करके, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन अध्यक्ष होंगे वो आपको वहीं से मिल जाएंगे। ये इस बात को तय मानिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कांग्रेस में। हाँ, कुछ बच्चे पट्टाभी सीतारमैया बोले थे, तो इसमें सीतारमैया इसलिए नहीं, सीतारमैया उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद सुभाष बाबू ने एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपको थोड़ी असुविधा जरूर हो रही होगी, लेकिन मैं ऐसे ही इसको करूंगा। तो क्वेश्चन कोई आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है?
सलाल, ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, अभी भी मैंने बताया था बीच में जब आप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सलाल का सीधा सा आंसर क्या है? चिनाब। जब मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा डैम कहाँ बन रहा है, तब भी मैंने डिस्कस किया था इसको। आप जानिए, द हाईएस्ट डैम सबसे दुनिया का ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बन रहा है? वो भी चिनाब नदी बन रहा है। कहाँ पर? चिनाब पे। रियासी, जम्मू कश्मीर आ सकता है कभी भी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? चिनाब पर रेलवे ब्रिज है पूरे वर्ल्ड का, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ये भी बताया था मैंने। चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल के बड़ालाचा से होता है, याद रखना है आपको। ब्यास भी हिमाचल से आती है, रावी भी रोहतांग पास हिमाचल से आती है, ब्यास भी रोहतांग पास के नियर ब्यास कुंड से आती है। और झेलम का उद्गम आप जानते हैं, शेषनाग या बेरीनाग लेक। कौन सी लेक? शेषनाग या बेरीनाग झील है। शेषनाग आइदर बेरीनाग झील है, जम्मू कश्मीर, वहाँ से निकलती है। तो आप ये डैम करके आइए। सलाल डैम किस पर है? चिनाब पे। दुलस्ती आता तो आप करते झेलम, है ना। हर के बैराज आता तो आपका आंसर होता ब्यास। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने कराया था। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डू एंड डाई, करो यार मरो, कुछ नारा लिख दिया महात्मा गांधी ने। जब मैंने गांधी जी वाली सीरीज कराई थी, राजघाट से राजकोट तक, राजकोट से राजघाट वाला जो कराया था मैंने, गांधी जी वाला पूरा वीडियो पढ़ा हुआ, उसमें एक बार फिर से पढ़िए, कुछ से क्वेश्चन आने ही आने। तो मैंने उसमें साफ बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, है ना। इसमें और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है ना। सुभाष चंद्र बोस इसमें आंसर है नहीं, नेहरू जी इसके है नहीं, पटेल है नहीं। गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, जो अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया, कितने मिनट का? 70 मिनट का भाषण दिया था। उसी में डू एंड डाई के लिए गांधी ने कहा था ना कि अब अपनी आज़ादी को देखने के लिए या मतलब प्रण लेते हैं, या तो आज़ाद हो जाएंगे या आज़ाद के लिए जीवित नहीं बचेंगे। तो करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी का ही नारा है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। कब वो स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, 9 अगस्त 1942 को। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला। बसंत विषव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, वर्नल बसंत विषव। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आप जानते हैं। बसंत कब होता है? 21 मार्च। मैंने कहा था ना कि देखो 4 बार होते हैं। बसंत विषव वो होता है जब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, बसंत विषव होता है। और 23 सितंबर को आपको शरद विषव, 23 सितंबर अगर होगा तो इसका आंसर क्या होता? शरद, ऑटम एक तरह से बोलते हैं, शरद विषव। स्प्रिंग वाला यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को और शरद विषव 23 सितंबर को। और समर सोलिस्टिक पूछते तो 21 जून को, ग्रीष्म अयनात। समर सोलिस्टिक पूछते तो 21 जून करते। और 22 दिसंबर को क्या करते आप? 22 दिसंबर को क्या करते? शीत अयनात, विंटर सोलिस्टिक, शीत अयनात, विंटर सोलिस्टिक। आप सुन लीजिए, चारों महत्वपूर्ण है। इस फिर भी आ सकता है। बसंत विषव कब होता है? 21 मार्च को। स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। शरद विषव, ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? 23 सितंबर को। 21 जून को क्या होगा? समर सोलिस्टिक, ग्रीष्म अयनात। और 22 दिसंबर को शीत अयनात, विंटर सोलिस्टिक। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर वो डेट हैं दो जब दुनिया में दिन और रात 12-12 घंटे होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में दिन रात 21 और 22 है ना 23 सितंबर को बराबर होते हैं। और 21 जून को उसकी सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ इंडिया और भारत में। इस दिन लगभग 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है इंडिया में। तो 21 जून को इसीलिए हम मनाते भी हैं, क्या मनाते हैं? योगा डे। तो 21 जून को क्या करेंगे? ग्रीष्म अयनात, समर सोलिस्टिक करेंगे। और 22 दिसंबर को हम करेंगे शीत अयनात, विंटर सोलिस्टिक। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आगे बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन को? सबको मालूम है खेतड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कॉपर निकलता है यहाँ से, तांबा निकलता है, ये हमेशा आ सकता है ना। और जस्ता जो राजस्थान में निकलता है वो रामपुरा अगूचा से। अगर जस्ता पूछ ले कभी तो रामपुरा अगूचा, ये भी राजस्थान में ही है। खेतड़ी तांबा में है, बहुत फेमस है राजस्थान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14
हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने करवाया हुआ, आपको मिला हुआ है। मेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी आ चुका था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मैंने करवाया है, असम में है। मैंने कहा था कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ना। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। ये क्वेश्चन भी कभी बन सकता है, गलत नहीं करना। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो स्टॉक सृजन पर क्या असर पड़ेगा। इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर सीआरआर कम कर दे, तो मैंने ये हमेशा पढ़ाया है आपको, अगर कम कर दे तो उसका जब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज हो जाएगी। सीआरआर अगर आरबीआई कम कर दे, कोई थॉट पढ़िए नहीं, थॉट तो बात की बात है, मैंने कराया हुआ। अगर लिखा होता है यहाँ पर सीआरआर को घटा दिया तो बढ़ जाएगी, यहीं पर लिखा होता है अगर सीआरआर को बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, मतलब तो अपोजिट होना है। अगर क्वेश्चन पूछा घटा दे तो आंसर क्या होगा, बढ़ा देना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ बढ़ा दे तो आंसर क्या होगा, घटा देना है। अब समझिए कैसे बढ़ जाएगी भाई। आरबीआई ने सीआरआर मान लीजिए 6 से घटा करके, मान लीजिए 6% था, कम कर दिया उसने, 4% कर दिया। सीआर बढ़ा करके कितना कर दिया, 4% घटा करके माइनस कर दिया। तो जब आरबीआई ने कम कर दिया, यानी कि जो बैंक हैं उनको लिक्विडिटी अधिक मात्रा में मिलेगी। तो जब बैंकों को मिलेगी तो वो पब्लिक को देंगे। जब पब्लिक को सस्ते लोन मिलेंगे तो पब्लिक भी खरीदेगी। जब पब्लिक खरीदेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। और अगर ये 6 का 10 हो जाता, बढ़ जाता, तो बैंकों को हार्ड मिलती तो बैंक भी कम देते तो मार्केट में मात्रा घट जाती। तो बिना किसी रीजनिंग के याद रखिए, इन सब क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है घटा दी है ना, रिड्यूस कर दिए तो आंसर में क्या हो जाएगा, बढ़ा दी, इंक्रीज। और क्वेश्चन में दिया है कि घटा दिए तो आंसर क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। और क्वेश्चन में दिया बढ़ा हुआ तो आंसर क्या, मतलब जस्ट अपोजिट आंसर आना है इसका। बहुत कोई उसमें थॉट नहीं पड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। आप सब बता सकते हैं हिमालय वाली कौन सी, इसमें दो ही हैं, सीधी सी बात है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको हिमालय की दिख रही हैं, ये मैंने कराया भी था आपको, तो वहाँ से भी मिलेगा आपको। महत्वपूर्ण आप जाके देख लीजिए, गंगा का उद्गम कहाँ से, गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्र का मैंने करवाया था आपको पूरा नाम से। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से, कैलाश मानसरोवर, चेमायंगडुंग ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर लेक। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर चेमाडुंग ग्लेशियर से, जिसको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, मैंने लिखवाया था। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। कावेरी निकलती है कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी हिल्स, कुर्ग कर्नाटक। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और गोदावरी का उद्गम कहाँ से, महाराष्ट्र से है ना, निकट, मैंने बताया था ना, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से है। तो ये सब आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की 18 में क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होते हैं लाभ अर्जित करना। तो अब जिस पर भी प्राइवेट होगा तो सीधी सी बात है, प्राइवेट वाले में क्या करना है, पूंजीवादी होती है, कैपिटलिस्ट होती है। और भारत की अगर कोई पूछ ले तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमिक है। भारत में दोनों है, जैसे पूंजीवादी का एग्जाम्पल अमेरिका वगैरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। बैंक दर का अर्थ क्या है। सबसे बढ़िया बात है, बैंक रेट क्या होता है, मैंने एक दिन कराया भी था आपको। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ मैं, बैंक रेट वाला, जिसमें मैंने सीआरआर सब डिस्कस किए थे आपको। तो अभी जिस दिन करंट का मैं लेक्चर ले रहा था, करंट वाला लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से ही पढ़ के इसको कर सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि किया भी आप लोगों ने। तो बोलो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई मनी लेंडर्स नहीं है ये। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई शेड्यूल्ड बैंक्स, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यही इसका आंसर है बच्चों। क्या आंसर है, यही इसका आंसर है। मैंने कहा था ना बैंक रेट क्या होती है, कि आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म फंडिंग करती है, जिस दर पर लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि के लिए लोन देती है आरबीआई, उसे बोलते हैं बैंक दर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, जो ब्याज लेती है, उसे बोलते हैं बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए आपको रेपो रेट यूज करते थे, है ना। बैंक दर का अर्थ कुछ मैंने देखा था कुछ यूट्यूबर इसका आंसर बी दे रहे हैं, तो किसी भी हाल से सही नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं कितनी सही आंसर की बनाता हूँ, इसलिए मैंने टाइम भी लगाया। तो उस पर आप विश्वास नहीं, इसका आंसर डी ही होगा, है ना।
ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म फंडिंग करता है, लॉन्ग टर्म उसे बोलते हैं बैंक रेट, और जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है अल्पकालिक, वो रेपो रेट होती है। ये मैंने अभी करंट वाले में कराया था, आप देख लीजिए जाके, मैंने इसको समझाया था इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? तो सीधी सी बात है, आरबीआई गवर्नर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने बार बार बताया कि 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। किसका? वित्त सचिव। बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर के। सिर्फ 1 रुपये की जो करेंसी होती है, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर के होते, कोई डाउट नहीं है। आगे पढ़ लीजिए। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था। फेमा, फेमा आप जानते हैं, सीधे से आपको करना था। इसका आंसर बी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। पहले फेमा के स्थान पर क्या चलता था? फेरा। क्या चलता था? फेरा। अब फेरा जगह पर क्या आ गया? फेमा आ गया है। तो फेमा का मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फेमा किसके स्थान पर लाया गया है? तो फेमा से पहले क्या था? फेरा, FERA। अब क्या हो गया है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 से 3 बार डिस्कस किया होगा, ज़्यादा ही डिस्कस किया होगा। एक तो आप जो मेरे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वहाँ पर भी आपको मिला होगा ये क्वेश्चन, और जो मैंने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए थे वहाँ पर भी मिला है आपको ये क्वेश्चन, और वैसे भी क्वेश्चन से मिला हुआ है। तो इसको आपको कहीं से भी गलत नहीं करना था। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुने हो तो आपको इसका आंसर मिलेगा। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, मैंने बार बार बोला है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जो कब जोड़ा गया था? बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 RTE, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं फ्री शिक्षा, 6 to 14 द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। और ये कब से लागू हुई? बताया था मैंने, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है। डेट भी पूछ सकते हैं कभी भी। मैंने बार बार कहा था कि जो टेट वाले बच्चे हैं, जिनको टीचर वाले एग्जाम, उसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पर भी आया। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताकर इसको डिस्कस कराया था, तो आप ये भी कर लेंगे आराम से, है ना। फिर से, शिक्षा का एक मौलिक अधिकार किससे संबंधित? आर्टिकल 21A से कब लागू हुआ? कब पूरे देश में लागू हुआ? अगर पूछ ले तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आया किससे? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 19 आप जानते हैं स्वतंत्रता संबंधित है। 29 और 30 आपका अल्पसंख्यक माइनॉरिटी संबंधित है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस शेड्यूल में शामिल है? मैंने कहा था राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची होते हैं। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसका आंसर क्या है? स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य सूची में, कोई डाउट नहीं है। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑब्जेक्ट रेजुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मैंने ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन आपको मिला, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो इसका आंसर भी मैंने बताया था। क्या मिला है आपको आंसर? बोलिए जल्दी से अगर आपको आता है। तो इसका आंसर है पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था? ये भी मैंने बताया था आपको, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ये उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये जनवरी 1947 में पास हो गया था। और बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना था? यही ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्या बना था? उद्देश्य का बना था, यही आपका प्रस्तावना बना था, यही प्रेम्बल बना था। और प्रस्तावना या प्रेम्बल या उद्देश्य का कोई भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, गलत नहीं करना है। और BR राव जो अम्बेडकर हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी प्रारूप समिति, उसके चेयरमैन थे। किसके? प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी आएगा, ड्राफ्टिंग समिति कभी आ सकता है। और BN राव को मैंने कराया है कि ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। क्या थे? सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और
बहुत आप देखते ही खुश हो जाएंगे। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर, तो बिना देखे इसका आंसर करना है। सी आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आप इस बात के लिए भी खुश हो जाइए, जो मेरा पहला ही वीडियो था जब से मैंने शुरुआत की ऑनलाइन टीचिंग की, तो जो पहला वीडियो था मेरा पंचायती राज, उसमें आप इसको सुनिए, पूरा मिलेगा। मैंने कहा था इसको सुनिए, और पंचायती राज को आप फिर से बार बार सुनिए, क्योंकि जिनको भी मेंस क्वालिफाई होने के बाद लेखपाल में जाना है, उसमें अलग से उसी टॉपिक से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने हैं। पंचायती राज मेरा पहला वीडियो था, उसमें बार बार दिया, और उसके बाद भी मैंने जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स वाले चैप्टर उसमें भी मैंने दिया है। तो आप ये जानते हैं राज्य के जो नीति सत्व हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसका आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40, कौन सा? आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पंचायती राज व्यवस्था ली गई है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं, रसिया से। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो मूल अधिकार है अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी भारत में किसे मानते हैं? मैंने ये भी बताया आपको, बलवंत राय मेहता। किसे मानते हैं? बलवंत राय मेहता, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और अगला क्वेश्चन फिर से खुश हो जाइए, क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित नहीं? जो मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए थे, आपको फिर से पढ़ लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसी चैप्टर में मैंने दिए, बार बार कहीं से नहीं पढ़ना आपको। पीसीएस, आरओ, यार जितने भी एग्जाम हो गए सब आर्टिकल आपको वहीं से मिलेंगे, पूरे रटने नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसका सीधा सा आंसर है, एक ही आंसर आपको दिख रहा है, आप बता पाएंगे। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख है। मैंने लिखा था ना, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यक वाला 29 से, आर्टिकल 21 और 24 का संबंधित से नहीं। 24 किससे संबंधित है? 24 बालकों से, चिल्ड्रन मतलब बालकों के शोषण को रोकने संबंधित है, जो है ना, जो भी आप बेगार वगैरह होती है उससे संबंधित है 24 आर्टिकल, कि बालकों के शोषण को किस आर्टिकल में रोका गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 24 महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 21 भी आप जानते हैं, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार किस में? अनुच्छेद 21 में। 29 में अल्पसंख्यक है, और 24 में बालकों के शोषण को रोकने संबंधित है, बाल श्रम को रोकने संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? तो आप सब जानते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने महत्वपूर्ण जो 15 क्वेश्चन की सीरीज में करवाया हुआ है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और दूरी में कैसे नापते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 27 का सी आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। और इस पेपर में मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा आपको। हालांकि करने के लिए आप चाहें तो आंसर मैं बता सकता हूं, मैथ के भी, हिंदी के भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएस ही चूंकि मैंने पढ़ाई, तो जीएस के ही आंसर आपको बताएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग, और जीएस पर ही फोकस रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है, तो बहुत सिंपल है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 28 में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 75% कर देंगे, है ना, 75% कर दीजिएगा। संतरे में बहुतायत में होता है, ये तो मैंने कराया ही है आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन सी, बिना किसी ऑप्शन के आप कर सकते हैं, विटामिन सी है। और वैसे विटामिन सी सर्वाधिक किस में होती है? अगर आंवला, इसमें आंवला कहीं अगर आपको दिख जाए
तो सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाई जाती है? आंवला में। आंवले के अलावा संतरा, नींबू, जितने भी खट्टे फल सब विटामिन सी मिलती है। और विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बताया था मैंने आपको, स्कर्वी। कौन सी ऋषि होती है? स्कर्वी। विटामिन सी अगर कम है बॉडी में तो घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन ए पीले फलों में पपीता वगैरह, आम वगैरह मिलती है, आप जानते हैं। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 से B12 तक, B1 B2 B3 है ना। जो B1 है, जो बी है, जो जिस विटामिन बी से बेरी बेरी रोग ज़्यादा होता है। बेरी बेरी जो जो पालिशदार चावल खाने से होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग कैसे होता है? पालिशदार चावल के प्रयोग से ज़्यादा होता है, जो क्वेश्चन आता है उस तरह से। विटामिन ए रेटिनॉल है ना। रतौंधी, विटामिन ए कमी से कौन सी रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं, रतौंधी है ना। याद रखिएगा इन सब क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 29 के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जो जीएस का क्वेश्चन है, वो 30 नंबर क्वेश्चन एक छूटा है इसमें कहीं, वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ 30 नंबर तो हो गया, संतरा वाला, ठीक है। 30 के बाद अब इसमें कोई क्वेश्चन हमें लगता आगे है, तो सभी मैथ के क्वेश्चन से विलोम शब्द आप कर ही सकते हैं ना। एकल बहुल है, सीख है, दर्प अहंकार है, मन को हरने वाला है, मनोहर है, गागर में सागर भरना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं, जैसे है ना हिंदी वाले कुछ एक आध क्वेश्चन अगर चाहें तो। एकल का क्या हो जाएगा? बहुल हो जाएगा। दर्प का अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला मनोहर हो जाएगा, है ना। गागर में सागर भरने वाला कभी पूछ सकते हैं आपसे। तो थोड़े में, ये भी मैंने कराया इनडायरेक्टली दिखाया, तो थोड़े में बहुत कहना है ना। एक बार जब मैं डिस्कस करता हूँ बीच में कभी बोलता हूँ, बिहारी लिखा आता है कि ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, है ना। तो गागर में सागर भरने की बात करते हैं वो। शुद्ध बर्तनी महत्वाकांक्षा है इसका, है ना, तो आप देख लेंगे। महत्वाकांक्षा सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा जीएस वाला है। हाँ चलिए, यहाँ से क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन करंट का भी है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है? इन विच सिटी द फॉलोइंग सिटीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो सीधे से इसका आंसर आप कर लेंगे। इसका आंसर है पटना में नहीं हुआ है और बाकी तीनों शहरों में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ये जो क्वेश्चंस है 52 नंबर क्वेश्चन, ये सीधे सीधे अभी जो मैंने करंट मैराथन सीरीज़ कराई थी आपके लिए पैड के लिए, उसी से आया, आप पढ़ लीजिएगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है विश्व की। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि भारत का जो सबसे मजबूत ब्रांड है और विश्व का जो 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है वो कौन सा है? रिलायंस जियो। आप याद कीजिए, मैंने वहीं पर कहा था कि अगर वो पूछ लेते आपसे सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, भारत दुनिया का 5वां और भारत का पहला, तो मूल्यवान मैंने उसमें कराया था, तो उसका आंसर था टाटा। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने कराया था ये। सबसे उन्होंने पूछा है सबसे मजबूत ब्रांड, ये भी कराया था, तो मजबूत है रिलायंस जियो और सबसे मूल्यवान टाटा, ये मैंने करवाया था 5वें नंबर पे। याद रखिए, क्वेश्चन फंसा हुआ है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन फिर से रट लीजिए। और अभी मैं कुछ जल्दी ही आर पीसीएस के लिए भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक मैराथन सीरीज लाऊंगा, उसको आप रटते रहिएगा 24 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ड बम्बो ओसिस एंड लैंड्स इन ड्राउट्स। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप ये भी कर पाएंगे, ये राजस्थान में शुरू की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है घाना। देखो अब कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को होगा, अगर यही क्वेश्चन होता कि भारत ने सबसे पहले किसे मुक्त दी, मतलब मुफ्त, भारत की ओर से सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन किसने पाई? तो भूटान। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन किसने? संयुक्त राष्ट्र पूछा उसने, देखो गलत नहीं करना, भारत की नहीं पूछा। अगर भारत के द्वारा आता, जो भारत ने चलाई है मैत्री वैक्सीन योजना, अपनी जो मैत्री है ना, एक स्कीम है भारत की, मैत्री वैक्सीन स्कीम है, तो उसमें भूटान को दिया गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत जो सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा है? घाना है। हालांकि वहाँ भी भारत के द्वारा दी गई है, यहाँ भी भारत के द्वारा दी गई, लेकिन भारत ने जो दिए वो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत घाना को दिए। और जनरल आए कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सबसे पहले मुफ्त में दिए? तो भूटान को। लेकिन कोवैक्स स्कीम के तहत आएगा तो उसका आंसर घाना ही करना, और घाना इसमें दिया, वही आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन
ये भी करंट का क्वेश्चन है। और ये भी मैंने कराया हुआ, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये मैंने कराया हुआ था आपको। आप सब कर पाएंगे इसको। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सब आप ऑप्शन है सामने आपके, तो इसका आंसर भी क्या है, शिरीष बंदाला, शिरीष बांदला। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम जिस पर हाल ही पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी आप जानते हैं, सुमित मलिक जी हैं, है ना। डोपिंग के चक्कर में 2 बार, है ना, सुमित मलिक। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो आप देखते रहते हैं, एड भी आता रहता है वीवो का। कौन है, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं, विराट कोहली, वही छाए हुए हैं इस वक्त। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पूस भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया गया, ये भी मैंने कराया हुआ। अगर आप देखें जा करके GS का जो मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था, उसका जो सीरीज 3rd है, इम्पोर्टेंट GS करंट सीरीज का 3rd में मैंने कराया था। तो उसमें इसका आंसर सीधे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। S से आपको याद रखना था सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। मैंने उसका पूरा नाम भी वहाँ पे बताया था, आप देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट करंट सीरीज़ का पार्ट 3 है, उसमें इसको मैंने दिया था, जो जिसमें 25-25 क्वेश्चन हम लोग करंट के करते थे, उसमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल किसने शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है ना, जस्टिस के द्वारा। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली, ये जो मैंने PET के लिए मैराथन सीरीज शुरू की थी, उसका पहले ही सीरीज का क्वेश्चन है, हिमाचल है। आप देख लीजिए, PDF में भी दिया हुआ है और उसमें भी दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। जो पहला ही सीरीज मैंने कराई थी, उसमें मैंने कहा था कि हिमाचल पहला हो गया जहाँ पर एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली और पेपरलेस ई कैबिनेट भी हिमाचल ने शुरू किया है, ये भी मैंने बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। $58 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS कोड होता है, ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इसका आंसर है, शिक्षा मंत्रालय के लिए UDIS चलाया गया है। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, तो इसका आंसर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर लेंगे। 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन लगते हैं 5, अगर देखें तो एक तो आपका यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर यूपी लगेगा। कौन लगेगा, यूपी के बाद जाइए तो बिहार लगेगा। कौन लगेगा, बिहार। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और बताइए बिहार के बाद कौन राज्य लगेगा, तो आप ऊपर देखिए किससे सीमा मिलती है बिहार के अलावा, पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। तो ये 5 राज्य लगेंगे इससे, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कुल मिला के 5 राज्य नेपाल से लगते हैं, है ना, 5 राज्य। कितने भारतीय राज्य, 5। अगर यूपी के पूछ ले कितने जिले लगते हैं, तो यूपी के 7 जिले भी लगते हैं, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी, बीजिंग, दिल्ली, ढाका है नहीं, आप सब जानते हैं। तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा था जो आपको करना था, तो इसका आंसर क्या है, सॉनजोस। बीजिंग चीन की हो गई, दिल्ली तो आप जानते हैं हमारे भारत, ढाका बांग्लादेश। तो इसमें कोई ऑप्शन बचा नहीं इसके अलावा सीधे से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा तमिल है नहीं, लक्षद्वीप अंडमानी है नहीं, सिंघला लंका की है, तो मलयालम है, मलयालम केरल की भी है, और तमिल तो तमिलनाडु की, ग्रेट अंडमान में। सिंघला कहाँ की है, सिंघला आपका लंका की, सिंघला कहाँ पर है, लंका, तो उससे मतलब नहीं था। किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में आपको एक क्वेश्चन मिला भी था, मैंने डिस्कस भी किया कि कितनी कितनी गुफाएं। तो इसका आंसर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बाकी बंगलुरु, दिल्ली में कोई गुफाएं है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र प्रदेश का त्यौहार है, तो ओणम तो आप जानते हैं कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, केरल का, ओणम केरल, ओणम केरल। असम का अगर आएगा तो कभी याद रखिए, असम में क्या, बिहू, ओणम केरल, असम बिहू, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, कर्नाटक यक्षगान, तो बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, केरल यक्षगान, ऐसे करके आप याद रख, केरल ओणम, कर्नाटक यक्षगान, ऐसे करके आप कुछ देख लीजिएगा जो वहाँ के फेमस फेमस त्यौहार हैं, आपसे पूछ लेते हैं। कुचिपुड़ी आता तो आंध्रा कर लेते, खैर वो नृत्य है।
अब आइए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर देना बड़ा कन्फ्यूजिंग है। हालांकि अभी देखा जाए तो जो अभी अमेंडमेंट एक्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं उनको समाप्त कर दिया है। तो अब देखा जाए तो सांसद कितने होते हैं हमारे? 550। कितने होते हैं? 550। लेकिन पहले अधिकतम कितने थे? 552। तो इसका आंसर 552 भी हो सकता है और 550 भी हो सकता है। मैं इसको आयोग के विवेक पर छोड़ता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर संविधान के अनुसार था तो उस वक्त 552 थे, तो 552 ही मान के छोड़ रहा हूँ। अधिकतम पूछते तो 552 ही। हालांकि अब देखा जाए तो अभी कितने आंसर, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 550 ही होगा। अभी आयोग क्या मानता है इस पर देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो 104वां अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत हमने क्या किया है कि जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था उसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। जो होता था ना कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते थे, 550 प्लस 2 तो 552 होते थे। तो अभी के हिसाब से मुझे 500, अब कितने हो गए हैं? 550। तो देखा जाए तो 550 भी सही है, और वैसे 550 अब सही होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 550 ही होगी अब। लेकिन उन्होंने पूछा संविधान के अनुसार, तो हो सकता है 552 भी इसका आंसर ये दे दें। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आंसर देंगे। लेकिन आने वाले समय में इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 550 ही होगा अब आने वाले समय में, क्योंकि अधिकतम संख्या 550 ही रहेगी, क्योंकि 2 समाप्त कर दिए गए, है ना। फिर भी मैं अभी इसका आंसर 552 दे रहा हूँ, बाकी आप। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सिंपल, अभी मैंने जब महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज की थी उसमें मैंने जो प्रमुख दिवस बताए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था इसको। तो आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। सितंबर 14, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी को कब? 14 सितंबर 1900, मैंने इसको बताया भी है आपको। 14 सितंबर 1900, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा क्या बनाया गया? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ये बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी है, कोई डाउट नहीं है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? वीनस है, शुक्र है ना। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के, है ना। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज डिमोस, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। बाकी सभी हैं। आप जानते हैं सार्क में कौन कौन से हैं? 3 तो ये हो गए, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद भारत 4, पाकिस्तान 5, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। फिर श्रीलंका ले लीजिए। किसको ले लीजिए? श्रीलंका। किसको ले लीजिए? उसके बाद भूटान, है ना। 3, 4, 7। और किसको ले लीजिए? मालदीव को ले लीजिए। तो ये है। अब हाँ, ये भी आ सकता है कि सार्क में सबसे अंतिम कौन शामिल हुआ था? तो सार्क में सबसे अंतिम में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। पहले कौन कौन थे? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। म्यांमार इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा बच्चों? बोलो। म्यांमार इसका आंसर, इसमें म्यांमार, बर्मा इसका आंसर नहीं है। चलिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशिया और प्रथम भारतीय दोनों तो आप सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। मैंने करवाया भी था ये 1913 में साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य, लिटरेचर के लिए। और किस बुक पर? ये आप सब जान लीजिए, गीतांजलि। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को दिया गया है, वो फिजिक्स के लिए दिया गया है, भौतिकी के लिए 1930 में दिया गया था। रमन को कब दिया गया था? सीवी रमन जी को 1930 में, रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स का पहला नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था। राजीव गांधी को नोबेल नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस सरकार होती तो शायद प्रयास करती, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं है चूँकि।
तो राजीव गांधी को नोबेल नहीं दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया है शांति के लिए, पीस के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ये पैराग्राफ है, आपको मुझे लगता है अब यहाँ से क्वेश्चन शायद जीएस के आपके समाप्त हैं, और अब कोई क्वेश्चन जीएस के नहीं है इसमें। तो 70 तक ही क्वेश्चन थे यहाँ पर जीएस के, बाकी आप पैराग्राफ आप स्वयं चुन लेंगे। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। हो सकता है एक आध आपको लग रहा हो आंसर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फिर मुझे मैसेज आकर दिए, मैं देख लूँगा उसका आंसर। और पूर्णतः मैंने सही बनाने का प्रयास किया। फिर भी जो पेपर देकर आए हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको भी बहुत बधाई, और जिनका नहीं भी अच्छा उनको भी बधाई, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आप जुटे रहिए, और इसको जिसका पेपर था वो भी सुने, जिसका पेपर नहीं था वो भी सुने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, इससे भी बार बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हुआ हमारा। और एक बार फिर से मैं लास्ट में कहता हूँ, जिनके भी 65+ नंबर आ रहे हैं वो मेंस के लिए जुट जाएं, 65+ वाले जुट जाएं बिना किसी डाउट के। 65+ क्या, 60+ वाले जुट जाएं, 60+ वाले। और लगातार वीडियो देखते रहिए, है ना। कितने वाले जुट जाएं, 60+ वाले जुट जाएं। 65 वाले तो बिल्कुल श्योर हैं, मेंस के लिए तैयार हो जाएं, उनको मेंस देने को मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। आप निश्चित रूप से, बहुत से बच्चों ने प्रतिक्रियाएं दी भी हैं कि सर बहुत से क्वेश्चन फंसे, बहुत से क्वेश्चन मिले, बहुत से बच्चों के मैसेज मेरे पास आए, अच्छा लगा। और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लगातार वीडियो बनते रहेंगे, आप इनको शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि हम और अधिक बेहतर करने का प्रयास करें। और अभी तो सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं, आप देखिएगा जब ये 4-5-6 महीने कोर्स चल जाएगा, तो आप जीएस में अपने आप को कितना सुरक्षित और कितना सटीक मानेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि आप क्वेश्चन लाइन से मिलेंगे। बस वीडियो सुनते रहिए, उसका नोट्स कर लीजिए, आप क्वेश्चंस की बमबारी में आप जुटेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।